सुप्रभात छात्रों। कार्यालय हिंदी और रचनात्मक लेखन भाग 2 लेकर आज मैं उपस्थित हुई हूँ। छात्रों, आशा है आप सभी घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और अपना विशेष ध्यान दे रहे होंगे। छात्रों, आप सभी जानते हैं, सभी इस चीज़ से अवगत हैं कि दिन प्रतिदिन महामारी अपना प्रकोप बढ़ा ही रही है। अब यहाँ तक कि पहले दूर दूर तक हम सुनते थे, परंतु अब घरों तक यह महामारी फैल गई है। इसीलिए इस स्थिति में आप अपना विशेष ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। सिर्फ जब आवश्यक हो, जब बहुत महत्वपूर्ण हो तभी घरों से बाहर जाएं, महत्वपूर्ण काम हो तभी जाएं, अनावश्यक ही बाहर ना घूमें। अपने घर में स्वच्छता बनाए रखें, सफाई का विशेष ध्यान रखें और साथ में पढ़ाई का भी विशेष ध्यान रखें। आपने कक्षा 11वीं में अभी एडमिशन लिया, अभी आपकी पढ़ाई प्रारंभ हुई है, इसलिए जितने भी नोट्स आपको भेजे जा रहे हैं वो आप अच्छे से नोट कीजिए, नोटबुक अच्छे से बनाइए, अच्छे से वीडियोस देखिए, उसे समझिए। ये नहीं कि आपके पास फ़ोन दिया गया है या लैपटॉप दिया गया है तो आप उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसे ही समय को अनावश्यक ही बर्बाद मत कीजिए, उसका सही तरीके से उपयोग कीजिए। इसी उम्मीद के साथ आज का पाठ हम प्रारंभ करते हैं। रचनात्मक लेखन और कार्यालय हिंदी का भाग 2 आज हम पढ़ेंगे। उससे पहले थोड़ी सी पुनरावृत्ति कर लेती हूँ कि यह पत्र हमने पढ़ लिए थे और पत्र के साथ साथ रचनात्मक लेख भी पढ़ लिए थे। सूक्ष्म रूप से मैं आपको फिर से समझा रही हूँ। रचनात्मक लेख मीन्स ऐसा लेख जिसमें हम अपनी भावनाओं को, अपनी कल्पनाओं को सृजनात्मकता देते हैं। उन कल्पनाओं को सरल, स्पष्ट, तथ्यात्मकता, विवरण के रूप में हम जब लिखते हैं तो उसे रचनात्मक लेख कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कक्षा 10वीं में आप निबंध लिखते थे, 7th 8th में आप अनुच्छेद लिखते थे और अब कक्षा 11वीं में आप इन्हीं सब से हटकर आपके पास एक क्वेश्चन की तरह पूछा जाएगा कि इस विषय पर आप एक रचनात्मक लेख लिखिए। तो आपने वही निबंध का एक सूक्ष्म रूप है, ये जैसे अनुच्छेद लिखते हैं वैसे ही लिखना है, कोई अलग नहीं है। लगभग आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 150 शब्दों में आपको इसे लिखना है। 5 अंक का है। सरल भाषा होनी चाहिए, सहजता से आपको लिखना है, अपने विचारों को प्रकट करना है। उद्देश्य दूसरों को ज्ञान देना है, दूसरों को प्रभावित करना इसका उद्देश्य है। दूसरा पत्र मैंने आपको समझा दिए थे, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र ना के बराबर हैं। आपके पास कक्षा 11वीं में कार्यालयी पत्र है, मीन्स ऑफिशियल लेटर। ऑफिशियल लेटर भी मैंने आपको समझा दिए थे कि किस प्रकार लिखना है। एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी कि अंतिम, जब मैंने आपको बताया कि पत्र के अंतिम भाग में आप भवदीय, जब पत्र का समापन होता है तो सधन्यवाद के बाद भवदीय लिखते हैं, परंतु जो लड़कियां हैं वो भवदीया लिखेंगे, न कि भवदीय लिखेंगे। जो लड़कियां हैं वो भवदीय लिखेंगे। और भवदीय अगर आप प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं तो फिर आप छात्र और छात्रा लिख सकते हैं। बॉयज़ छात्र लिखेंगे, आप गर्ल्स जो लिखेंगे वो छात्रा लिखेंगे। ये चीज़ मैं मेंशन करना भूल गई थी, इसलिए मैं आज आपको बता रही हूँ। या फिर आप प्रार्थना पत्र स्कूल को लिख रहे हैं तो आप बॉयज़ जो लिखेंगे वो शिष्य लिखेंगे, गर्ल्स जो हैं वो शिष्या लिखेंगे। तो ये चीज़ विशेष रूप से आपको ध्यान देनी है कि आप भवदीय की जगह में लड़कियां भवदीय लिखेंगे, बॉयज़ के लिए वही सब चीज़ें नॉर्मल हैं, बाकी कुछ अलग नहीं है। पत्र आपको ध्यान से समझाना है। हर ऑफिशियल लेटर में आपको अच्छे से समझा चुकी थी। आज जो हम समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, वो है व्यवहारिक लेखन, शब्दकोश से संबंधित प्रश्न और जनसंचार माध्यम। छात्रों, मैं आपको पहले बता दूं कि शब्दकोश से संबंधित आपके पास 5 प्रश्न आएंगे, 1-1 अंक के। 5 प्रश्न के आएंगे, 1-1 अंक के आएंगे। और इसलिए मैं आज सिर्फ आपको समझाऊंगी, बाकी एज अ नोट्स आपके मैं भेज चुकी हूँ, वो आपने नोट कर लिए होंगे। जनसंचार से भी आपके पास क्वेश्चन आएंगे। जनसंचार से आपके पास 1-1 नंबर के 5 भी आ सकते हैं। 1-1 नंबर के क्या आ सकते हैं, 5 क्वेश्चन जो हैं वो 1-1 नंबर के आ सकते हैं। या फिर एक क्वेश्चन क्या आएगा, एक क्वेश्चन आपके पास 3 अंक का आ जाएगा और एक क्वेश्चन क्या आ जाएगा, 2 अंक का आ जाएगा।
तो ये फॉर्मेट आएगा, ये एज अ नोट्स आपको भेज दिए जाएंगे, वो आप नोट करते रहिएगा। सो आज स्टार्ट करते हैं व्यवहारिक लेखन में। अब पहले मैं आपको बता दूं व्यवहारिक लेखन में आपके पास क्या था। व्यवहारिक लेखन में आपके पास प्रतिवेदन अर्थात रिपोर्ट 1, परिपत्र में समझा चुकी हूँ, आपके पास परिपत्र था 2, तीसरा था आपके पास कार्यसूची और प्रेस विज्ञप्ति। तो परिपत्र तो पत्र के समय हमने समझ चुके थे, इसलिए आज हम प्रतिवेदन मीन्स रिपोर्ट राइटिंग, जो कि 9th में भी आपने पढ़ा था। रिपोर्ट राइटिंग, प्रेस विज्ञप्ति आज देखेंगे, कार्यसूची आज हम देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं प्रतिवेदन से। छात्रों, रोज़ न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो और जितने भी न्यूज़ में जो भी घटनाएं हैं वो एज अ रिपोर्ट की ही फॉर्म में लिखी जाती हैं। सो प्रतिवेदन उसे हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी भाषा में रिपोर्ट कहा जाता है। और क्या है डेफिनेशन? भूत अर्थात वर्तमान की विशेष घटनाओं, प्रसंग या विषय के प्रमुख कार्यों के क्रमबद्ध और संक्षिप्त विवरण को ही क्या कहते हैं? प्रतिवेदन कहते हैं। दूसरे शब्दों में वह लिखित सामग्री जो किसी घटना, कार्य योजना, समारोह आदि के बारे में प्रत्यक्ष देखकर या छानबीन करके तैयार की गई हो, उसे प्रतिवेदन कहते हैं। मीन्स जो रोज़ हम रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आज करंटली बहुत सारी चीज़ें हम टेलीविज़न में देखते हैं और उसी को न्यूज़पेपर में भी पढ़ते हैं। तो जो भी छानबीन उस घटना पर आती है एज अ रिपोर्ट के माध्यम से जब उसे लिखा जाता है तो उसे हम हिंदी में प्रतिवेदन कहते हैं। सो न्यूज़पेपर में संक्षेप भाषा में, साधारण बोलचाल की भाषा में न्यूज़पेपर में जितने भी समाचार आप देखते हैं, पढ़ते हैं, वो सब प्रतिवेदन के फॉर्म में लिखे जाते हैं। दूसरा, एक बार फिर से, दूसरा प्रतिवेदन का अंग्रेजी में रिपोर्ट शब्द का अर्थ में प्रयुक्त होता है समाचार पत्र के लिए किसी भी घटना अर्थात दुर्घटना का विवरण रिपोर्ट या क्या है? प्रतिवेदन है, जो कि मैं आपको समझा चुकी हूँ। किसी सामाजिक अर्थात सांस्कृतिक कार्यक्रम के विवरण को भी प्रतिवेदन कहा जाता है। थाने में किसी दुर्घटना या अपराध जैसे चोरी, शिकायत की जब रिपोर्ट बने हुए होते हैं तो इस स्थिति में वो भी क्या है? प्रतिवेदन है। ठीक है। और सूचना, समाचार, शिकायत आदि के लिए किए जाते हैं, उसे भी हम रिपोर्ट करते हैं। मीन्स प्रतिवेदन से आप कंफ्यूज मत होइए, रिपोर्ट आप अपने माइंड में रखिए कि रिपोर्ट राइटिंग आपके पास आएगा। प्रतिवेदन क्या है? हिंदी, आप हिंदी विषय आप पढ़ रहे हैं तो हिंदी में रिपोर्ट को प्रतिवेदन कहते हैं, इसलिए आप डोंट बी कंफ्यूज, वो आप उसे समझिए। प्रतिवेदन, अब आगे क्या है? प्रतिवेदन का एक विशेष अर्थ यह है कि किसी कार्य योजना, परियोजना, समस्या आदि किसी उच्च अधिकारी द्वारा नियुक्ति समाप्ति प्रतिवेदन प्रस्तुति है, जिसकी योजना समस्या विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया जाता है। यह विवरण गहन पूछताछ, छानबीन, घटना के आधार पर होता है। अब अच्छे प्रतिवेदन में घटना, समस्या आदि के संबंध में तथ्यों का प्रामाणिक तथा निष्पक्ष विवरण होता है। संक्षिप्तता तथा स्पष्टता प्रतिवेदन का अनिवार्य गुण है। मीन्स अगर आप कोई भी रिपोर्ट लिख रहे हो तो उस रिपोर्ट में क्या होना चाहिए? वो घटना जो है वो सही होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए, यानी कि किसी के पक्ष में आप लिख रहे हो कोई भी रिपोर्ट, वो रिपोर्ट क्या होनी चाहिए? सार्वजनिक होनी चाहिए, मीन्स सबके हित में होनी चाहिए। ये नहीं कि आप बस प्रामाणिकता, एविडेंस हैं तभी आप कोई रिपोर्ट लिखते हो। फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर में आप न्यूज़ पढ़ते हो, उसके प्रॉपर एविडेंस एक न्यूज़ रिपोर्टर के पास होते हैं तभी वो रिपोर्ट लिखता है, तो वही क्या है? प्रतिवेदन है। नेक्स्ट, प्रतिवेदन लिखने के लिए विशेष बातें, मीन्स रिपोर्ट लिखने के लिए क्या होना चाहिए? प्रतिवेदन क्या होना चाहिए? संक्षिप्त होना चाहिए। घटना या किसी कार्रवाई की मुख्य बातें प्रतिवेदन में अवश्य लिखी होनी चाहिए। मीन्स जब कोई भी रिपोर्ट आप लिख रहे हो तो घटना की कार्रवाई कब हुई, मुख्य बातें कब हुई, वो लिखी होनी चाहिए। भाषा बिल्कुल सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। न्यूज़पेपर आप उठाकर देखते हो जब, तो उस न्यूज़पेपर में अगर ऐसे शब्दावली का प्रयोग होगा जो पाठकों को, मीन्स जनता को समझ में नहीं आएगा, पढ़ने वालों को, पाठकों का मतलब पढ़ने वालों को समझ में नहीं आएगा, तो वो बेकार है। अर्थात इसीलिए भाषा सरल और शैली स्पष्ट होनी चाहिए। विवरण क्रमिक रूप से होना चाहिए, मीन्स जो भी इंफॉर्मेशन दे रही है वो प्रॉपर सीक्वेंस के आधार पर होना चाहिए। पुनरुक्ति दोष नहीं होना चाहिए।
मीन्स रिपीटेशन उसमें नहीं होना चाहिए। जो बात कही गई तो कही गई, किसी किसी को बार बार उसी बात को घुमा फिरा कर बिल्कुल भी किसी रिपोर्ट में नहीं लिखा जाना चाहिए। और इसके लिए सटीक शीर्षक होना चाहिए। मीन्स जब आप कोई रिपोर्ट लिख रहे हो तो उसका टॉपिक जो है, टाइटल, जो उसका टॉपिक या टाइटल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए और सटीक होना चाहिए। सो अब मैंने एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ। जैसे मैंने दिया कि आप का नाम अमर या आप कोई लड़की हो, आप अमृता हो, और आपके विद्यालय में 10 जनवरी को वन महोत्सव मनाया गया। इस संदर्भ में एक सभा का आयोजन किया गया और वृक्षारोपण किया गया। आप अपने विद्यालय के पत्रिका के लिए 120 से 150 शब्दों में एक प्रतिवेदन लिखिए। अब क्योंकि 120 से 150 शब्द इसलिए है क्योंकि प्रतिवेदन 5 अंक का भी आ सकता है और 3 अंक का भी होता है। छात्रों, ठीक ऐसे ही आपने रचनात्मक लेख भी लिखना है, वो मैं आपको समझा चुकी हूँ। सो कैसा लिखा गया देखो। 10 जनवरी 2018 को कन्या विश्वविद्यालय, जो भी आप XYZ मैंने लिखा है, कोई भी विद्यालय का नाम आप डाल सकते हो, अपने विद्यालय का भी नाम आप डाल सकते हो। अब उसमें क्या लिखा गया है कि इसमें मैंने आपको बता दिया था कि गुण क्या होना चाहिए, जैसा है वैसे ही होना चाहिए। घटना की अध्यक्षता किसने की, कौन कौन लोग सम्मिलित थे, वो सब होना चाहिए। वैसे एग्जाम्पल में भी है कि प्रधानाचार्य की अध्यक्षता में हुआ, आयोजन किया गया कार्यक्रम में विद्यालय के बहुत सारे प्रबुद्ध शिक्षिकाओं ने पर्यावरण पर अपने विचार प्रकट किए। पर्यावरण प्रेमी और सम्मानित व्यक्तियों को भी इसमें आमंत्रित किया गया। ठीक है, संकट और उसके निराकरण पर विचार किया गया। विद्यार्थियों को स्वास्थ्य और पर्यावरण के प्रति शिक्षित कराया गया। इस कार्यक्रम का समापन विद्यालय प्रांगण में वृक्षारोपण करके किया गया और फिर समापन उसका किया गया। और उसके बाद वन उद्देश्य विद्यार्थियों को स्वास्थ्य और पर्यावरण के प्रति शिक्षित करना था। इस कार्यक्रम का समापन वृक्षारोपण करके किया गया। ठीक है, बच्चों के लिए प्रेरणादायक था। कार्यक्रम अंतर्गत विद्यालय में लगभग 100 वृक्ष लगाए गए। अंत में विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय ने क्या किया, प्रधानाचार्य जो महोदय ने क्या किया, सभी को इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए धन्यवाद कहा और कहा कि पर्यावरण की रक्षा करना सभी का नैतिक कर्तव्य है और हमें इसी तरह से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए, और इस तरह से प्रेरित किया। तो ये क्या था छात्रों, एक एग्जाम्पल था। वैसे कि हम न्यूज़पेपर उठाकर देखें, कोई भी न्यूज़पेपर में आप कोई भी रिपोर्ट आप पढ़ेंगे तो वो क्या होगा, प्रतिवेदन होगा। सो ये लिखने का फॉर्मेट है कि आपको हूबहू वैसे ही लिखना है जैसे कि आप उस घटना के विषय में वैसे ही लिखोगे कि कौन कौन लोग सम्मिलित थे, कैसा हुआ, क्या उसका उद्देश्य था, वो सब चीज़ें आपने लिखनी है। परंतु भाषा सरल स्पष्ट होनी चाहिए और उसका शीर्षक जो टाइटल है वो भी, जैसे ये टाइटल दिया गया है कि वन महोत्सव, क्योंकि क्वेश्चन में आया था कि वन महोत्सव मनाया गया था, इसीलिए ये टाइटल। सो आपके पास एग्ज़ाम में कोई भी आता है, आपने ऐसा ही लिखना है। आपने टाइटल, उसका शीर्षक ज़रूर ऊपर लिखना है और उसके बाद आंसर लिखना है। सो ये तो हुआ आपका प्रतिवेदन। ठीक है, ये आप आ जाइए प्रेस विज्ञप्ति में। अब प्रेस विज्ञप्ति क्या है, पहले तो डेफिनेशन समझ लेते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है, सरकार द्वारा अथवा किसी सामाजिक संस्था द्वारा अखबार में जनता को सूचित करने के लिए, सूचना के लिए व्यवस्थित प्रारूप में लिखे गए लेख को प्रेस विज्ञप्ति कहते हैं। अगर आपके पास एग्ज़ाम में आता है तो आपको कैसे लिखना है ये ध्यान रखिए। इसे क्या कहते हैं, प्रेस विज्ञप्ति कहते हैं। अब प्रेस विज्ञप्ति सरकारी आलेख एक महत्वपूर्ण प्रकार है। प्रेस विज्ञप्ति क्या है, ये क्या है, सरकारी आलेख का एक महत्वपूर्ण क्या है, प्रकार है। विस्तार से जनता के बीच प्रसारित करना होता है। इसका क्या है, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी सूचना जनता के को पहुंचाना है। इसके लिए विभाग सूचना के आलेख को तैयार कर पत्र प्रकाशन संस्थाओं के संपादक को पत्र में प्रकाशित करने के लिए प्रेरित करता है। अर्थात कोई भी सरकारी कार्यालय या प्राइवेट कार्यालय जो सूचनाओं से पूरी जनता को देना है, वो बनाकर वो किसी भी न्यूज़पेपर के संपादक को, न्यूज़पेपर के जो
क्या है, जो संपादक हैं उसको प्रकाशित करने के लिए भेजता है, प्रेषित करता है मीन्स भेजता है। प्रकाशन संस्था के द्वारा इस आलेख का प्रकाशन हूबहू बिना किसी संशोधन के प्रकाशित किया जाता है। और जो कोई न्यूज़पेपर संस्था है, कोई न्यूज़पेपर का संपादक है, वो कोई भी चेंज इसमें नहीं करता। जैसे उसने लिखा है किसी गवर्नमेंट कार्यालय से आया हो वो उसे वैसे ही न्यूज़पेपर में छाप देना है। और छात्रों, ऐसे तो आप प्रेस विज्ञप्ति डेली ही देखते हो, न्यूज़पेपर में कहीं ना कहीं छपी रहती हैं, तो वो वैसे ही करना होता है। इस आलेख को प्रेस विज्ञप्ति कहते हैं। साधारण भाषा में मीन्स सरकारी कार्यालय से कोई इन्फॉर्मेशन जनता तक पहुंचाना है, किसी विभाग ने कोई इन्फॉर्मेशन देना है, तो वो एक आलेख की तरह उसे लेकर क्या करता है, किसी न्यूज़ एजेंसी को दे देता है, और उस न्यूज़ एजेंसी के संपादक को देता है, और वो वैसे के वैसे अगले दिन न्यूज़पेपर में छाप देता है, तो उसे प्रेस विज्ञप्ति कहते हैं। जैसे कि ये आप देख रहे हो, ठीक है। अब नेक्स्ट उसमें मैं आपको पूछूंगी, तो आप मुझे ढूंढ के और ऐसे ही पे क्लिक करके स्वयं बनाकर, स्वयं लिख कर भी मुझे ऐसे देना। सो ये प्रेस विज्ञप्ति आपकी हो गई। तो अगर एग्ज़ाम में आता है तो आपको ऐसी प्रेस विज्ञप्ति लिखनी है। अब क्या था इसमें, प्रेस विज्ञप्ति कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बांद्रा, और पत्रांक ऊपर दिनांक दिया गया है। पत्रांक मीन्स पत्र संख्या क्या है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के 12/4/60 सहायक अध्यापकों के पद की नियुक्ति हेतु निर्गत शासनादेश संख्या, ये शासनादेश संख्या दी गई है दिनांक 15 दिसंबर 2016। क्रमचंद्र बांधा हेतु जिन अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार ऑनलाइन आवेदन किया गया था, जो अभ्यर्थी भर्ती की प्रक्रिया के अंतर्गत चयन, नियुक्ति दिनांक ये सब हुआ था, उन्हें बुलाया जाएगा। ये सब इंफॉर्मेशन है। तो आपको भी ऐसे ही प्रेस विज्ञप्ति लिखनी है। सो इसे ध्यान से देखिए। अर्थात ऐसी विज्ञप्ति ज़रूरी नहीं है कि कोई सरकारी ही विज्ञप्ति भेज रहे हैं, प्राइवेट संस्था भी अगर ऐसी विज्ञप्ति भेजती है तो विज्ञप्ति का फॉर्मेट एक जैसा ही होता है। और लास्ट में क्या हो गया, जो विज्ञप्ति भेज रहे हैं उसका पता, ऊपर भी उसका ही पता होगा, परंतु विज्ञप्ति संख्या क्या क्या है, किस विषय में विज्ञप्ति भेज रहे हैं। मीन्स विज्ञप्ति मीन्स मोस्टली जब विज्ञप्ति भेजते हैं तो वैकेंसी, कोई आवश्यकता होती है उन्हें जॉब की, तो उसके लिए ही भेजी जाती है। मीन्स ऑफिशियली ये रिक्वायरमेंट के बेस पर तैयार किया जाता है। तो ये था, और उन्हें बुलाया जा, फॉर एग्ज़ाम्पल कि कहीं रिक्वायरमेंट है और उसके लिए प्रेस विज्ञप्ति दी गई है कि भाई इतने छात्रों के या इतने लोगों की आवश्यकता है, तो उसमें ये दिया गया कि आपको इतनी तारीख से इतनी तारीख तक फॉर्म जमा करना है, क्या क्या करना है, कब तक आपके इंटरव्यूज़ होंगे, और उसके बाद आपको किस तरह से अपने पूरे दस्तावेज मीन्स आपको अपनी क्वालिफ़िकेशन जो सर्टिफिकेट है वो कैसे दिखाने हैं, सारी इन्फॉर्मेशन इस विज्ञप्ति में होती है। सो छात्रों, ये थी आपकी प्रेस विज्ञप्ति। नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट आ जाइए। पहले तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चंस मैंने ये नोट्स आपको भेज भी दिए थे। अब यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से दिया गया कि जनसंचार का माध्यम जो है, पत्रकारिता के विभिन्न आयाम जो हैं, डायरी लिखने की कला, पटकथा, कार्य लेखन प्रक्रिया, स्ववृत्त लेखन, रोजगार संबंधी आवेदन और शब्दकोश, 7 पार्टों से एक एक अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अर्थात इन पार्टों से आपको एक एक अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और वो क्वेश्चन मैं आपको भेज चुकी हूँ। सो ये जनसंचार, आप सभी को पता है कि जनसंचार मीन्स दैनिक जीवन में हम बिना कम्युनिकेशन के नहीं रह सकते हैं। बिना कम्युनिकेशन का कोई भी चीज़ संभव नहीं है। आज के समय में तो कम्युनिकेशन बहुत आवश्यक हो गया है, और आज आप सभी को पता है कि कम्युनिकेशन नहीं होता, इंटरनेट अगर नहीं होता तो आज हम ऑनलाइन शिक्षण विधियों का प्रयोग भी नहीं कर पाते। तो इसलिए मनुष्य को अपनी बातों का संचार करना आवश्यक होता है, अपनी भावनाओं का संचार करना आवश्यक तो होता है। तो जब वो कहीं भी
चलकर, बोलकर या संकेत देकर, समूह संचार कर कर जब अपनी बात को प्रस्तुत करता है तो उसे ही जनसंचार कहते हैं। जनसंचार जो है आपके पास, जनसंचार से भी 5 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन आ सकते हैं। पत्रकारिता क्या होती है? आप पत्रकारिता मीन्स जो मैगजीन्स हैं, वो पत्रकारिता के विभिन्न आयाम में से जो अलग अलग मैगजीन्स का काम होता है, किस किस विषय पर वो काम कर रही हैं और वो क्या क्या छापती हैं। जैसे कि बहुत सारी मैगज़ीन ऐसी होती हैं जो कि सेलिब्रिटीज़ पर लिखती हैं, बहुत सारी मैगज़ीन ऐसी हैं जो इकोनॉमी पे लिखते हैं, तो वो क्या है? पत्रकारिता होती है। समाचार संकलन और पत्रकारिता का विभिन्न पहलू क्या है? वो समाचारों का संकलन करता है, छापने योग्य उसे बनाता है। और एक पत्रकार का काम क्या होता है? एक पत्रकार का काम क्या होता है कि किसी भी चीज़ को छापने योग्य बनाना, सूचना को इकट्ठा करना, तो वही पत्रकारिता है। और अंग कौन कौन से होते हैं पत्रकारिता में? खोज परक पत्रकारिता हो गई, जैसे वॉच डॉग पत्रकारिता हो गई, एडवोकेसी पत्रकारिता हो गई, ये सब क्या है? पत्रकारिता के क्या हैं? एग्जाम्पल हैं। डायरी लेखन की कला, डायरी लेखन अर्थात आप अपने विचारों को, अपने भावों को पर्सनली किसी डायरी में लिखते हैं और उस डायरी में प्रॉपर दिनांक डालकर आज आपके साथ क्या हुआ वो सब चीज़ें लिखना क्या है? वो डायरी लेखन की कला है। कथा पटकथा मीन्स अच्छा कोई कहानी लिखना, पटकथा अर्थात कोई स्टोरी, कोई किसी भी चीज़ के लिए कोई स्टोरी लिखना, वो पटकथा कहलाएगी। इसके नोट्स मैं आपको भेज दूँगी। कार्यालय लेखन और प्रक्रिया, कार्यालय लेखन अभी तक जो हम पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। और स्ववृत्त लेखन और रोजगार संबंधी आवेदन पत्र, पत्र आपको मैं समझा ही चुकी हूँ। अब शब्दकोश, शब्दकोश जो नया आया है वो समझ लेते हैं। ठीक है, ये आपके पास आया है, ठीक है। अब कार्यालय लेखन पहले आपको बता दूं, औपचारिक पत्र मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। मुख्य टिप्पण, आनुषांगिक टिप्पण, ठीक है, अनुस्मारक और अर्ध सरकारी पत्र। जो अनुषांगिक और अनुस्मारक अभी सिलेबस में नहीं आया है, जैसे मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं आपको समझा दूंगी। कार्यसूची, एजेंडा और प्रेस विज्ञप्ति मैं आपको समझा चुकी हूँ, एजेंडा में नेक्स्ट उसमें आपको समझाऊंगी, ठीक है। ये भी नोट्स मैं आपको भेज चुकी हूँ। अब स्ववृत्त लेखन क्या होता है? किसी व्यक्ति के विशेष अपने बारे में सूचनाओं का क्या सिलसिलेवार संकलन ही स्ववृत्त होता है। इसमें व्यक्ति अपने व्यक्तित्व, ज्ञान और अनुभव के सबल पक्ष को इस प्रकार प्रस्तुत करता है कि जो कि नियोक्ता के मन में उम्मीदवारों के प्रति अच्छी सकारात्मक छवि हो। मीन्स एक ऐसा इंटरव्यू देना जो क्या होगा? इंस्पायर करने वाला होगा। इससे संबंधित भी एक प्रश्न आएंगे। मीन्स कोई व्यक्ति जैसे IAS बन गया और IAS बनने के बाद वो अपनी हॉबीज़ के बारे में बताएगा, वो अपनी अच्छाइयों के बारे में बताएगा, तो वही सब क्या है? स्ववृत्त लेखन है। मीन्स खुद के बारे में इंटरव्यू देना, बायोडाटा जिसे हम कहते हैं, जैसे कि मुझे क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। या फिर बायोडाटा को हम कैसे लिखते हैं आप सभी को पता है। कहीं अगर हमें कोई जॉब चाहिए तो उसके लिए भी हम अपने बारे में बहुत अच्छा कहकर दूसरों को इम्प्रेस करते हैं। आप शब्दकोश की बात करते हैं छात्रों, डिक्शनरी आप सभी को पता है, हिंदी डिक्शनरी की बात मैं यहाँ पर कर रही हूँ और इससे भी एक नंबर के 5 क्वेश्चन आएंगे। शब्दकोश क्या है? सबसे पहले तो मीन्स शब्दकोश डिक्शनरी का प्रयोग हम शब्दों को खोजने के लिए करते हैं, परंतु उससे पहले हमें वर्णमाला का मीन्स अल्फ़ाबेट का आना बहुत आवश्यक है। अर्थात हमें अगर अल्फ़ाबेट नहीं आएगा तो हम शब्द को विच्छेद मीन्स शब्दों को अलग अलग करना नहीं समझेंगे और फिर हम डिक्शनरी को खोजना नहीं समझेंगे। तो इसलिए हमें वर्णमाला का आना बहुत आवश्यक है और स्पेशली हिंदी वर्णमाला की बात मैं यहाँ पर कर रही हूँ। इसलिए इस अगर हमें ये आता है तो वो सही क्रम से हम किसी शब्द को ढूंढ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जैसे शुद्धि शब्द यहाँ पर दिया है, अब मैंने बोला है कि शुद्धि शब्द को आप ढूंढिए,
तो श पहले तो आपको आना चाहिए, श किसके बाद आता है, ठीक है। उसके बाद श में कौन सी छोटी ऊ की मात्रा है या बड़ी ऊ की मात्रा है वो देखना है। फिर श के बाद आपने ऊ देखा, फिर द, फिर ध और फिर ई। तो इन सब चीज़ों को मिलकर शुद्ध शब्द बना है। तो ये सब चीज़ें आपको आना चाहिए। तो आप इसको सीखने के लिए क्या करोगे, आप स्वयं से अपनी जीवा से, अपनी वाणी से शब्दों को तोड़ना सीखिए। जैसे शुद्धि मैंने बोला, तो शु मीन्स ऊ आ रहा है, और ऊ कौन सा आ रहा है, छोटा ऊ। धी तो द, ध और ई। क्लियर हो रहा है। तो मीन्स आप जब सर्च करोगे सबसे पहले तो आप श को ढूंढोगे, फिर शु मीन्स छोटा ऊ, फिर ढूंढोगे छोटा ऊ, फिर उसके बाद द, धी, द और ध और ई। तो इस तरह से आप शब्द को ढूंढ सकते हो। इसके लिए आपको वर्ण विच्छेद भी आना चाहिए। स्वरों का ज्ञान तो स्पष्ट होना चाहिए। और छात्रों, कक्षा 11वीं के आप छात्र हो, तो ये चीज़ मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि स्वर और व्यंजन क्या होते हैं, किस तरह से आपने डिक्शनरी, हिंदी डिक्शनरी का प्रयोग करना है। तो ये चीज़ आपको ढूंढना है, और इससे संबंधित आपके पास 5 अंक के क्या आएंगे, प्रश्न आएंगे। तो ये शब्दकोश की उपयोगिता और परिचय मैंने आपको बताया कि आपको कैसे करना है और कैसे खोजना है। ये थे आपके रचनात्मक लेखन, और आपके पास व्यवहारिक जो क्या थी, व्यवहारिक आपके पास लेखन था, वो मैंने आपको समझा दिया है। परिपत्र में आपको पहले ही बता चुकी थी। प्रेस विज्ञप्ति मैंने आपको बताया। कार्यसूची हमारी रहती है, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। छात्रों, ये सब नोट्स मैं आपको पहले भी दे चुकी हूँ। नेक्स्ट पीडीएफ में भी मैं इसके रिगार्डिंग नोट्स आपको दूंगी, जो कि आपको ध्यान से नोट करने हैं। मोस्टली 1-1 नंबर के क्वेश्चन हैं, तो ये आपको लर्न करना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपको और डीपली से ये सब चीज़ें समझाऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।